हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटी का मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारी वीडियो से लास्ट तक, जिससे कि आज सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आज हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं फिर क्लास आज की स्टार्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल से जाकर के जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। आज इसमें वीडियो में जो हम बेसिकली कवर करेंगे, कौन कौन से हमारे पॉइंट्स रहेंगे यहाँ देखिए। समानता का अधिकार, ये कंप्लीट करना हमें। ठीक है, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में बात की जाएगी। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सब के बारे में आज यहाँ बात करेंगे। क्लियर। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, इसमें भी हम बात करेंगे। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इस पर भी आज चर्चा की जाएगी। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, इन सब पर आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है, जिसमें है सबसे पहले लिया है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है? राज्य शब्द की परिभाषा। किससे? राज्य शब्द की परिभाषा। इसमें क्या दिया गया है? इसके अंदर दिया गया है राज्य। सही है, राज्य को किस तरीके से इसमें परिभाषित किया है। देखिए, मूल अधिकार नागरिकों को जो है किसके विरुद्ध दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध दी जाती हैं। क्लियर। अब राज्य का इसमें मीनिंग क्या है? राज्य का मीनिंग होता है यहाँ पर जो भारत सरकार है और संसद, ठीक है, इसको लेकर के। ठीक है, भारत सरकार और संसद या राज्य में आते हैं, इसकी बात की गई है राज्य में। और राज्य सरकार या फिर और जो उसकी विधानमंडल है वो, और स्थानीय निकाय, इन सबको जो है इस शब्द के अंदर जो है ले लिया गया है। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद है अनुच्छेद 13। इसमें क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। क्लियर। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, इसमें मतलब ये जो है मूल अधिकारों का क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है। तो ये ना मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। और इसके अंतर्गत जो है न्यायालय जो है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक, मूल अधिकारों का जो है न्यायालय को और जो आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैं उन्हें जो है क्या बना दिया गया है? संरक्षक बना दिया गया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। क्लियर। चलिए अगला आगे बात करेंगे समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। ठीक है, समानता का अधिकार कब से कब तक है? अनुच्छेद 14 से 18 जो अनुच्छेद हैं उनमें किसका अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। अब समानता के अधिकार में जो हमारा पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14। क्लियर। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण। क्या है इसके अंतर्गत? क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा। क्लियर। राज्य सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समता तथा कानून का समान संरक्षण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, मतलब जो राज्य जो है सभी व्यक्तियों को क्या करेगा? एक समान ढंग से कानून का निर्माण करेगा और एक समान तरीके से उसे लागू करवाएगा कानून को। ठीक है, ये किसका दायित्व रहेगा? राज्य का दायित्व रहेगा। और ये जो है अनुच्छेद 14 के अंदर दे दिया गया है। और विधि के समक्ष समता जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण की बात की गई है, लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। ठीक, अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, क्या? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब राज्य मतलब राज्य शब्द की परिभाषा क्या? मतलब जो भारत देश है। क्लियर। और उसमें
जो अनुच्छेद 12 के अंदर जो दिया गया था, राज्य शब्द में क्या क्या लिया गया था इसमें, भारत सरकार, संसद, राज्य या फिर विधानमंडल या फिर स्थानीय निकाय। ठीक है, तो इनमें ये जो है नागरिकों के मध्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा समान स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा ये। ठीक है, इसमें जो है नागरिकों को जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। क्लियर? ये तो आपकी बात हुई अनुच्छेद 15(1) की। अब अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2) कौन सा अनुच्छेद? 15(2). इसमें क्या बात की गई है? देखिए, राज्य जो है व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों जैसे सार्वजनिक भोजनालय हुए, होटल हुए, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हुए, ठीक है, और जो भी सार्वजनिक उपयोग के लिए कुएं हुए, मान लो तालाब हुए, स्नान घाट हुए, सड़क जो भी हैं, उनके उपयोग में धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी एंगल से जो है किसी भी व्यक्ति को जो भारत देश में है उनसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश से वह जुड़ा हुआ हो या किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो। ठीक है, तो यह सब किसमें है? अनुच्छेद 15 में। अच्छा, अनुच्छेद 15(3) एक अपवाद है इसमें, उसमें क्या दे रखा है अनुच्छेद 15(3) में? क्या है इसके अंतर्गत? जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं और बालक, उनके विकास के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 15(3) में। अनुच्छेद 15(3) में क्या किया गया है? ये इसमें एक विशेष उपबंध किए गए हैं, किस किस के लिए? महिलाएं और बच्चों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, महिलाओं और बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 15(3) के तहत। क्लियर? और अनुच्छेद 15(4) में क्या है? अच्छा, अनुच्छेद 15(4) में दिया गया है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं। क्लियर? जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए क्या किया गया है? इसमें विशेष उपबंध किया गया है। जो भी मतलब सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ओबीसी, इन सबके कल्याण के लिए क्या गया है? विशेष उपबंध कर दिया गया है अनुच्छेद 15(4) में। ठीक, और अनुच्छेद 15 में है अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) में क्या दिया गया है? इसमें भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जो निजी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, सही है, निजी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें प्रवेश के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान इस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 15(5) में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक अनुच्छेद और इसी में आता है अनुच्छेद 15(6). इसमें क्या किया गया है? अनुच्छेद 15(6) ये कब ऐड किया गया था? ये 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। कब जोड़ा गया था अनुच्छेद 15(6) को? 2019 में। और कौन सा अमेंडमेंट था वो हमारा? 103वां संविधान संशोधन था, 130वां 2019। उसमें अनुच्छेद 15(6) को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान दिए गए थे? इसमें कहा गया था कि जो अनुच्छेद 15(4) हैं और अनुच्छेद 15(5) हैं, उसमें जो उल्लिखित वर्ग हैं उनके अतिरिक्त कौन कौन से अनुच्छेद 15(4) में कौन कौन से वर्ग थे? पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक, ये थे। तो इनसे हटके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 15(6) में। क्लियर फ्रेंड्स? 15(6) में जो पिछड़े वर्ग SC और ST हैं, उन्हें हटा करके जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल कमजोर हैं, उनके उत्थान के लिए बात की गई है अनुच्छेद 15(6) में। क्लियर? अनुच्छेद 15(4) में किसके बारे में बात की गई थी? अनुच्छेद 15(4) में बात की गई थी। अनुच्छेद 15(4) में एक प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके कल्याण के लिए विशेष उपबंध कर दिए गए हैं अनुच्छेद 15(4) में। और अनुच्छेद 15(5) में जो पिछले वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं, इनके कल्याण के लिए जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, सही है, उनमें प्रवेश के लिए विशेष आरक्षण देने की शक्ति दे दी गई है अनुच्छेद 15(5) में। और 15(6) में जो है अनुच्छेद 15(4) और 15(5) को हटा करके जो बचते हैं, मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, उनके कल्याण के लिए उपबंध किया गया है अनुच्छेद 15(5) में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16।
जितने भी अनुच्छेद हैं सभी यहाँ पर आज देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। ठीक है, ये क्षमता होगा। क्लियर? लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता या फिर समानता। ठीक, देखिए मतलब क्या है इसका, जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं, ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर उनके निवास या वंश के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सही है, और सभी को केवल योग्यता के आधार पर ही क्या दी जाएगी? नियुक्ति प्रदान की जाएगी। क्लियर? लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता क्या है? मतलब किसी भी उसमें लोक नियोजन के विषय में कोई भी भेदभाव नागरिकों के साथ में नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय कौन कौन से? जैसे कि सार्वजनिक सेवाएं हो गई। सही है, सार्वजनिक सेवाओं में उसमें जो है धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी जाति को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग या जन्म स्थान या फिर उसके निवास या फिर वंश के आधार पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत। ठीक है, और सभी के लिए, सभी को जो है योग्यता के आधार पर जो है नियुक्तियां दी जाएंगी, मतलब उनको जो है जॉब दी जाएगी। क्लियर? ये तो हुआ अनुच्छेद 16(6). और इसी अनुच्छेद में 16(4) अनुच्छेद है। 16(4) में क्या बात की गई है कि 16(4) में दिया गया है जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं, क्लियर, जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें क्या है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, सही है, और जो पिछड़े वर्ग हैं उनका अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है उसमें, तो उन्हें जो है आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब जो भी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का अगर पूरी तरीके से उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें जो है विशेष आरक्षण जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) में कहाँ दिया जाएगा इनको? सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत। ठीक है, और सार्वजनिक सेवाओं में जो ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह दिया गया है 27%। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अगला देखेंगे इसमें अनुच्छेद 16(6). इसी में कौन सा है? अनुच्छेद 16(6). ठीक है ना, अनुच्छेद 16(6). इसमें क्या है, ये जो अनुच्छेद 16(6) था ये आया था 2019 में। कौन से अमेंडमेंट था ये? 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था? इसमें दिया गया था कि जो अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित वर्ग हैं, अनुच्छेद 16(4) में कौन कौन से थे? और पिछले वर्ग, सही है, क्लियर है ना, पिछड़ा वर्ग, और क्या वो कौन सा था वो? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये था इसमें। तो अब इसमें क्या किया गया है? अनुच्छेद 16(6) में इसमें दिया गया है कि जो अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित वर्ग थे, सही है, उनके अतिरिक्त जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके आरक्षण का विशेष प्रावधान जो दिया गया है वो इसमें दिया गया है। और जो आपका EWS है, मतलब 10% की जो है वृद्धि के साथ जो है इसको लागू किया जाएगा। EWS जो है आपका अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत आता है। क्लियर? अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत जो है आपका EWS का प्रावधान दिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 17 में बात की गई है अस्पृश्यता का अंत। क्लियर? किसका? अस्पृश्यता का अंत। ठीक, अस्पृश्यता का अंत किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 17 में। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। उपाधि मतलब जो सेना है और शिक्षा, इन दोनों को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर के जो है किसी भी क्षेत्र में जो है कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। और यदि राष्ट्रपति और अगर उपाधि उसको मिल रही है, ठीक है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही विदेश से कोई भी उपाधि ले सकता है या फिर वो उसे प्राप्त कर सकता है। अगर बाहर से मान लो कोई दूसरा देश जो है भारत के नागरिक को अगर कोई उपाधि देना चाहता है तो वह जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता। क्लियर? अगले अनुच्छेद के बारे में बात करें। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। क्लियर? अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। और अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है क्या प्रावधान? अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। क्लियर? क्या है इसमें कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। और शांतिपूर्वक बिना हथियारों से आप कोई भी प्रोग्राम या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19। क्लियर? और इसमें जो है कोई भी आप संघ बना सकते हो, किसी भी समूह का आप गठन कर सकते हो। क्लियर? और समिति बनाने की स्वतंत्रता भी किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ये अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3). क्लियर? और इसी तरीके से अनुच्छेद 19(4) में क्या है? देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी आप बिना उसके रोक टोक के घूम सकते हो या भ्रमण कर सकते हो। अनुच्छेद 19(5) में क्या है? अनुच्छेद 19(5) में है निवास की स्वतंत्रता। देश में किसी भी स्थान पर, किसी भी राज्य में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो। क्लियर? अनुच्छेद 19(6) हो जाता है संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का अधिकार। क्लियर? और अनुच्छेद 19(7), अनुच्छेद 19(7) में क्या प्रावधान किया गया है कि किसी भी रोजगार या फिर व्यवसाय, सही है, या फिर कोई कारोबार करने की स्वतंत्रता जो है वह दी गई है अनुच्छेद 19(7) में। क्लियर फ्रेंड्स? अनुच्छेद 19(7) में जो है कहीं पर भी बिजनेस या फिर रोजगार से जुड़े कारोबार करने की स्वतंत्रता जो है इसमें दी गई है। क्लियर? चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में क्या है? क्या प्रावधान किया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्लियर? चलिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाता है अनुच्छेद 20 में। अब बात करेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि से मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहरा सकते हम जब तक कि उसने कोई अपराध ना किया हो। ठीक है? इसमें क्या दिया गया है कि मतलब किसी भी को ज़बरदस्ती जो है उस पर अपराध आप नहीं थोप सकते, ज़बरदस्ती उसे अपराधी घोषित नहीं करते, और जब तक कि उसने अपराध ना किया हो तब तक जो है उसे अपराधी नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? और मतलब अगर मान लो किसी ने अपराध किया है तो उसे एक अपराध के लिए जो है एक ही बार उसको जो है न्यायालय के द्वारा दंडित कर सकते हैं। मतलब एक अपराध के लिए ऐसा नहीं है कि 2-3 बार उसे जो है सज़ा दे दी गई, ऐसा इसमें नहीं दिया गया है। और जो अपराधी है, मान लो कोई भी व्यक्ति है और उसे जो है खुद स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए उसे जो है बाध्य नहीं किया जा सकता इसमें। सही है कि भाई जो है तुम्हें गवाही देनी है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, ऐसा जो है इसमें उसके लिए जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है? ये है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्लियर? ये किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 21 में। क्लियर? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से क्या मतलब है इससे कि व्यक्तियों को जो है ना जीवन जीने का अधिकार दिया गया है पूरी तरीके से भारत के अंदर। क्लियर? ठीक है? मतलब वो अपने जीवन के प्रति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किस तरीके से वह अपनी जीवन जीना चाहता है उसे वंचित नहीं किया जा सकता। क्लियर? अनुच्छेद नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है यह कब आया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है इसे जोड़ा गया प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को। और यह अधिकार किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत। किया? अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। क्लियर? मतलब जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के इससे कम आयु के बच्चे हैं, सही है, उन्हें जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 21
का। सही है, ये कब और ये कब लाया गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, और इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल सन 2010 से। ठीक है, इसे लागू किया गया। अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों से संरक्षण, यह है अनुच्छेद 22 में। ठीक, कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों से संरक्षण क्या है इसके अंदर? कि मतलब किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उसे गिरफ्तार अपराध के पश्चात ही किया जा सकता है उसे। क्लियर? और गिरफ्तार होने के बावजूद जो है उस व्यक्ति को जो है कारण जानने का अधिकार दिया गया है। यह बात की गई है अनुच्छेद 22 में। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे अगले अनुच्छेद पर, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस उसमें दिए गए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से निषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से निषेध या फिर उस पर प्रतिबंध। तो क्या मतलब इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? मनुष्यों का, सही है, जो मतलब पब्लिक है भारत के अंदर, उनका जो है किसी भी वस्तु की भांति मतलब क्रिया या विक्रिया नहीं कर सकते। मतलब जैसे क्या कहना चाहिए, जैसे बोलना चाहिए कि मतलब इधर से उधर मतलब बेच दिया मतलब किसी को। ठीक है, तो ऐसा जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर? और जो है जबरन किसी से जो है बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकती, किसी से प्रतिबंधित उनको नहीं कर दिया गया इसमें। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत दिया गया है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें कारखानों या फिर माइंस या फिर जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सही है, इसमें क्या है? जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखाने में या फिर जो माइंस या फिर खाने हैं उनमें या फिर जो भी जोखिम भरा मतलब काम है, जोखिम भरे काम है या जोखिम भरे स्थान है, उन पर जो है कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये बच्चों के बालकों के शोषण से जुड़ा हुआ, शोषण से मतलब सुरक्षा प्रदान करता है यह अनुच्छेद 24। क्लियर फ्रेंड्स? अगला आगे बात करेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। क्लियर? अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्लियर? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह दी गई है अनुच्छेद 25 में। ठीक, मतलब वह अपने धर्म को मान सकता है और उसका आचरण और प्रचार करने के लिए जो है व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यह अनुच्छेद 25 में है। और अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता मतलब जो भी धार्मिक कार्य हैं, जैसे धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना और उनके प्रशासन का, सही है, देखरेख करनी, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, और जो भी एक मिनट, मतलब जो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना है इसमें, और उनके प्रशासन का देखरेख करना है। ठीक है, यह दिया गया है अनुच्छेद 26 में।
क्लियर। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से मतलब है कि जो भी मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अपने धर्म से रिलेटेड जो है संस्थाएं स्थापित कर सकता है वो, ठीक है। और उनके प्रशासन संबंधी अधिकार इसमें जो है अनुच्छेद 26 में दिए गए हैं। क्लियर। अगला अनुच्छेद है इसमें अनुच्छेद 27। इसमें क्या है, धार्मिक करों से अदायगी में छूट। धार्मिक करों से अदायगी में छूट मतलब प्रत्येक जो भी नागरिक हैं और अगर वो अपनी धार्मिक संस्थाएं उन्होंने स्थापित की हैं, ठीक है, तो नागरिकों को धार्मिक कर प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा इसमें। क्लियर। इसमें जो है धार्मिक कर वह नहीं देंगे, यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 27 में। चलिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। सही है। मतलब इसमें जो है जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें जो है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इसके अंतर्गत जो है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में, सही है, या फिर ऐसे शिक्षण संस्था जिनका 100% संचालन कौन कर रहा है, राज्य निधि से होता है, सही है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा जो है प्रतिबंधित कर दी गई है। क्लियर फ्रेंड्स। और ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना किसी ट्रस्ट से हुई है या किसी बोर्ड से, सही है, बोर्ड के अंतर्गत की गई है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। मतलब सीधा सीधा इसमें दिया गया है अनुच्छेद 28 में कि जिन शिक्षण संस्थाओं का संबंध किससे होगा, राजकीय गवर्नमेंट से होगा, मतलब सही है, तो उनमें जो है धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंधित कर दी गई है। और जो निजी संस्थाएं हैं, सही है, ऐसी शिक्षा संस्थाएं जिनकी स्थापना जो है किसी ट्रस्ट से या फिर प्राइवेट तरीके से की गई हैं, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। क्लियर। यह दिया गया है अनुच्छेद 28 में। अगले अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या दिया हुआ है, देखिए अनुच्छेद 29 और 30 है हमारे संबंधित किससे, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यह है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो अब बात करें अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, सही है, उनके हितों का संरक्षण, सही है, यह किसमें दिया हुआ है, अनुच्छेद 29 में। और अल्पसंख्यक होते कौन है, देखिए प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी स्वयं की भाषा है ना, जिनकी खुद की उनकी एक भाषा और लिपि होती है या उनकी संस्कृति होती है, उसे बनाए रखने का अधिकार जो है वह इसमें दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक कौन कौन, जैसे मुस्लिम हुए, ठीक है, क्रिश्चियन हुए, ईसाई हुए, ये सब जो है अल्पसंख्यक समुदाय में आती हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है अपनी संस्कृति का पालन करना, अपनी इनकी लिपि, ये जो है उसका जो है पालन कर सकते हैं आराम से। इनके हितों का जो है संरक्षण इसमें दिया गया है। क्लियर। अनुच्छेद 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार। क्लियर। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन्हें अपने पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का और उनके प्रशासन का अधिकार जो है इसमें दे दिया गया है अनुच्छेद 30 में। मतलब वो अपनी ही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं वह खोल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे है अनुच्छेद 32। यह अनुच्छेद 32 किससे रिलेटेड है, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। क्लियर फ्रेंड्स। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 क्या बात करता है, अनुच्छेद 32 कहता है इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण प्राप्त कर सकता है। क्लियर। व्यक्ति अपने अधिकारों के संरक्षण, यदि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो वह जो है सीधे कहाँ जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह बात की गई है अनुच्छेद 32 में। और यदि उसको उच्च न्यायालय अगर जाना है तो वह किसके अंतर्गत जाता है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है वह जो है अपनी रिट जो है डाल सकता है। क्लियर। और कौन कौन सी उसकी रिट हैं जो वह अपने अधिकारों को अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय आता है, उसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण या फिर अधिकार प्रच्छा। क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है सभी रिट जो है कौन जारी करता है, उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय जो है इन रिट को जारी करते हैं। कौन कौन सी को, बंदी प्रत्यक्षीकरण को, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण या फिर अधिकार प्रच्छा को। क्लियर।
चलिए आगे देखें। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। फंडामेंटल राइट्स पर आज की हमारी क्लास थी बेसिकली ये, और जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो आज यहाँ कोशिश की है सबको कवर कराने की। और अगर आपको यह सही लगी वीडियो तो वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करें, और यदि अगर अभी चैनल से भी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जाकर के चैनल से भी जुड़ जाइए। और टेलीग्राम में एक हमारे चैनल का ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जाकर के ऐड हो सकते हैं, जिसमें कि आपको जो भी नोट्स हैं वो वहाँ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स वहाँ दिए जाएंगे आपको, और क्विज के माध्यम से भी वहाँ जो है प्रैक्टिस दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला के नाम से। कहीं स्पेस नहीं देना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको जो है वहाँ जा कर के ऐड हो जाना है ग्रुप में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।